कोई समस्या नहीं तो देखिए आगे। देखो किसी भी यज्ञ में अंग का हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए जो है हमें एक पारिभाषिक शब्दावली है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। संदंश क्या होता है? अर्थ संग्रह के अनुसार संदंश क्या होता है? किसी को आइडिया? बोलो बच्चों, किसी को आइडिया है? हम्म चलो ठीक है, पढ़ना है इसको। संदंश का लक्षण। पहला वाला हाँ, पहला वाला। एकांगनुवादेन विधीयमान यंग योरंतराले विहितत्वं संदर्शः। हाँ देखो, संदंश क्या होता है? तो कोई सा भी यज्ञ जो प्रधान यज्ञ है, प्रधान यज्ञ का मतलब जो आपने पहले भी कल देखा था, मुख्य भावना या प्रधान यज्ञ हो, ठीक है, या अंगी भावना, सब एक ही अर्थ है, एक ही मतलब है। तो संदंश क्या होता है कि किसी भी दो अंग, अंग का मतलब क्या है, ठीक है, अंग से क्या तात्पर्य है अर्थ संग्रह में? बताओ, ठीक है, अंग से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं अंग का मतलब अर्थ संग्रह के अनुसार? तो बताएंगे अंग का क्या तात्पर्य है? कल हम लोगों ने पढ़ा भी था। जो होती है उसको जाता है सामग्री का जो। हाँ, यज्ञ के जो भी सामग्री है, दूध, दही, घी, मक्खन, हवन सामग्री इत्यादि, वो सब अंग है। तो संदंश क्या कहलाता है? इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बनाया जा सकता है, संदंश का लक्षण, ठीक है, कि किसी एक एकांग अनुवादेन, किसी भी एक अंग के मध्य, ठीक है, किसी भी यज्ञ में एक अंग हो सकता है या एक से ज्यादा अंग हो सकते हैं? बताओ। एक से ज्यादा हो सकते हैं ना? ज्यादा हो सकता हाँ, तो यानी दो या दो से अधिक अंगों के विषय में, ठीक है, जो वर्णन प्राप्त होता है, या किसी भी प्रधान यज्ञ में, ठीक है, जो विद्यमान है, जो प्रधान यज्ञ, जो यज्ञ हम कर रहे हैं अभी, मान लीजिए कोई अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ कर रहे हैं, उन यज्ञों में जो बहुत सारे अंग का प्रयोग होगा, कहीं दूध का, कहीं दही का, कहीं कुश का, ठीक है, तो दो विद्यमान अपनी अंगो अंतराले, दो अंगों के मध्य में किए जाने वाला जो विधान है, ठीक है, संदंश क्या कहलाता है? मेनली दो अंग, मान लीजिए दूध और दही के बीच में कुछ ऐसी प्रक्रिया हमें करनी है, ठीक है, दूध का प्रयोग बाद में होगा या फिर दही का प्रयोग पहले होगा, तो दो अंगों के मध्य में जो विधान प्राप्त होता है, ठीक है, वही संदंश कहलाता है। संदंश क्या कहलाता है कि मान लीजिए दो आपके पास अंग है, दूध भी और दही है, इन दोनों के बीच के विधान को जो बताता है, वही आपका अंग कहलाता, वही आपका संदंश कहलाता है। इसमें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो संदंश का लक्षण पूछा जा सकता है। इसमें एक बार एग्जाम में पूछा भी गया। जस्ट नीचे देखेंगे कि इदम च स्थान आदि भी बलवत, ये जो है स्थान आदि से बलवान होता है। कौन जो स्थान आदि से बलवान होता है? बताओ बच्चे, कौन बताएंगे? ऐसा क्या है जो स्थान आदि से बलवान होता है? तो स्थान आदि में क्या क्या कौन कौन सा तत्व आ रहा है? श्रुति लिंग पक्ष स्थान और समाख्या, श्रुति लिंग स्थान और वाक्य। समाख्या। अच्छा, यहाँ ध्यान मतलब से ये देखो, सब यहाँ देखो, स्थान से बलवान। हाँ, स्थान से बलवान कौन होगा? स्थान आद्यो भयो भयो बलवत, जो स्थान आदि से बलवान होगा। तो स्थान से जस्ट पहले कौन है? बताओ। प्रकरण यानी हाँ, ये जो लक्षण है, देखो ध्यान से देखना, ये जो है इसी के मतलब जो आपने इधर भी पढ़ा, देखो यहाँ पर, है ना, लिंगम वाक्य आदि में बलवत, है ना, उसी प्रकार से आपने यहाँ भी पढ़ा, द्वितीय लिंगादि भी प्रबला, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए कि किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, ठीक है, लिंग आदि भी प्रबला का पूछा जाएगा तो श्रुति हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक जो है अपने से बाद वाले सभी से बलवान होता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वाक्य दिया गया, अगर वाक्य आदि भी बलवान कहा जा रहा है तो वाक्य से जो पहले होगा वो बलवान कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्रम यदि आपको याद होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन किससे बलवान होगा,
किसी भी विनियोग विधि के 6 प्रमाणों में प्रत्येक जो है अपने से बाद वाले आने वाले जो भी प्रमाण होगा उससे क्या होता है, बलवान होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये क्रम सभी को याद रखेंगे। ठीक है बच्चा, तो जो श्रुति है इन पांचों से बलवान होगा, लेकिन संस्कृत कोटेशन में क्या लिखाएगा, लिंग आदि भयो बलवत। लिंग जो है इन चारों से, वाक्य आदि भयो। ठीक है, वाक्य क्या होगा, प्रकरण आदि भयो। प्रकरण क्या होगा, स्थान आदि भयो। स्थान क्या होगा, समाख्या आदि। समाख्या 10 समाख्या होगा बस, समाख्या के बाद तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्रम याद रखोगे तो आप बता पाओगे इजिली कि वहां पर क्या आंसर आएगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखोगे। कोई समस्या आता है तो यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे स्थान आदि है। मान लीजिए बच्चे यहाँ पे वाक्य आदि बलवत दिया जाए, स्थान की जगह वाक्य वाक्य आदि भयो बलवत, तो क्या आंसर होगा, बोलो बच्चा। लिंग। श्रुति और लिंग उससे बलवान थे ना। हाँ हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक क्या होगा, अगर स्थान की जगह पे वाक्य आदि भयो बलवत तो क्या बोलोगे, लिंग होगा सर, बोलो। लिंग होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिंग आदि भयो बलवत हो तो श्रुति। श्रुति। प्रकरण आदि भयो बलवत हो तो वाक्य। बहुत अच्छे। स्थान आदि भयो बलवत हो तो प्रकरण। बहुत सुंदर, समझ गए। बस ये क्रम आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें हमने संदंश का लक्षण देखा। संदंश क्या होता है, दो अंगों के मध्य जो भी विधान करते हैं वो संदंश कहलाता है। और ये जो प्रकरण है अपने से बाद, यानी जो स्थान और समाख्या इन दोनों से बलवान प्रकरण होता है। प्रकरण कितने प्रकार का होता है बच्चा, बताओ। प्रकार का महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। हाँ, महाप्रकरण किसको कहेंगे, इसका कौन बताएंगे डेफिनेशन महाप्रकरण का। डेफिनेशन तो याद नहीं है सर, बोल सकता हूँ। हाँ बताओ। क्या भावना संबंधी जैसे सर भावना, मुख्य भावना संबंधित जो प्रकरण होता है, जैसे प्रकृति जाग, बहुत सुंदर। कोई और प्रकरण, अवान्तर प्रकरण वो अंगो भावना अंगो भावना विधि प्रकरण, जैसे मतलब अंगों को लेके जिसका संबंध होता है। चलो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रकरण हमने देख लिया। प्रकरण से पहले जो भी प्रमाण थे वो सब हम लोगों ने देखे। अगला आता है स्थान। स्थान निरूपण, यानी पांचवा ये क्या है, प्रमाण है विनियोग विधि के अंतर्गत। अब यहाँ पे स्थान क्या होता है, अर्थ संग्रह के अनुसार स्थान किसे कहा जाए। ठीक है, इसके विषय में चलो छपिकुल पढ़ना इसको। हाँ छपिकुल। हाँ सर, देश सामान्य स्थानम तद द्विविधम पाठो सदस्यम अनुष्ठानो सदस्यम च इति। हाँ देखो बच्चा, स्थान क्या होता है, यदि हम पूछे कि अर्थ संग्रह के अनुसार स्थान क्या होता है, वैसे तो आप बताओगे स्थान क्या है, जो जगह इत्यादि वो स्थान है। लेकिन अर्थ संग्रह के अनुसार स्थान क्या होता है, देश सामान्यम स्थानम, यानी दो से अधिक जो विधान है या अंग है उसका वर्णन होना ही क्या, एक ही स्थान पे दो से अधिक विधानों का वर्णन होना, यज्ञ का वर्णन होना, अंग का वर्णन होना, वो सब स्थान है। यह स्थान दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो पाठ सादृश्य, बस नाम याद रखिएगा कि ये जो स्थान है, ठीक है, स्थान जो निरूपण है या स्थान नामक जो प्रमाण है, ये दो प्रकार का होता है। एक एक मंत्र पाठ के आधार पे पाठ सादृश्यम, दूसरा होता है अनुष्ठान सादृश्यम। पुनः पाठ सादृश्य दो प्रकार का होता है, यथा सन्निधि पाठ और दूसरा यथा संख्य पाठ। तो बच्चा जनरली इसमें स्थान का डेफिनेशन ध्यान रखना है, देश सामान्यम स्थानम। देश सामान्य मतलब देश की समानता जो है स्थान कहलाता है। स्थान से तात्पर्य क्या है, जहाँ पे दो से अधिक यज्ञ का वर्णन हो, दो से अधिक अंगों का एक ही जगह वर्णन हो, ठीक है, तो सब स्थान कहलाता है अर्थ संग्रह के अनुसार। यह स्थान दो प्रकार का होता है, एक पाठ सादृश्य, एक अनुष्ठान सादृश्य। पुनः पाठ सादृश्य भी दो प्रकार का, यथा सन्निधि पाठ और यथा संख्य पाठ। ये चार्ट याद हुआ कि स्थान जो है कितने प्रकार का होता है, पुनः उसके कितने भेद होते हैं। मैंने स्थान के अंतर्गत उसका डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ उनके उपभेद क्या है। हाँ,
और स्थान किससे बलवान होगा बच्चा? स्थान किससे बलवान होगा? श्रुति लिंग वाक्य और प्रकरण। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण सिर्फ और सिर्फ समाख्या से होगा ना सुजाता? स्थान के बाद तो सिर्फ और सिर्फ एकलौता समाख्या ही है ना, उसके बाद तो कुछ नहीं है ना? तो जो नीचे वाला लाइन देखो, स्थानम समाख्यातः प्रबलम, क्या स्थान जो है समाख्या से प्रबल होता है। ठीक है, समाख्या के बाद तो कुछ नहीं है, इसलिए आदि भी पद नहीं ऐड किया गया। याद हो जाएगा, याद रहेगा? जी 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 सर। तो बच्चा बताओ स्थान कितने प्रकार का होता है, कौन बताएंगे? शीला दो बताओगे? प्रकार। कौन कौन सा? पाठ और सादृश्यम और अनुष्ठान सादृश्यम। और पाठ सादृश्यम का दो भेद है, संख्या पाठ और सन्निधि पाठ। हाँ बहुत अच्छे, इसके डिटेल में दिया हुआ है कि यथा संख्या पाठ क्या है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसी बीच जब ये 5 प्रकार के आपके प्रमाण हो गए हैं, तो छठे स्थान पे आता है आपका समाख्या। ठीक है, समाख्या को समझने के लिए आपको 2 चीज पता होना चाहिए, रूढ़ि शब्द और यौगिक शब्द। ये रूढ़ि शब्द क्या होता है और यौगिक शब्द क्या होता है, किसी को आइडिया कि शब्द जो है? हाँ, रूढ़ि शब्द और यौगिक शब्द। सर यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलके बनता है, जो एक नया शब्द वो, और रूढ़ि शब्द जो परंपरा से चला आता है कोई वर्ड, उसको बोलते हैं। अच्छा वेरी। तो देखो यहाँ पे जो समाख्या नामक जो प्रमाण है, ठीक है, चलो नीतू पढ़ो इसका डेफिनेशन। समाख्या यौगिक शब्दः स च द्विविधम वैदिक लौकिक च। हाँ, तो देखो बच्चा, जो समाख्या है वो 2 प्रकार का होता है। समाख्या किसको कहते हैं? यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द को जो है समाख्या कहते हैं। समाख्या के 2 भेद है, एक वैदिकी एक लौकिकी। तो बच्चा लोग मुझे बताओ कि ऐसे किस संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक निष्ठ और लौकिक निष्ठ, याद आ रहा है कि ये जो है इसी से मिलता जुलता चीज हमने कहाँ पढ़ा था कि वो भी 2 प्रकार का होता है, वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य। याद आ रहा है? सर उपाय पढ़े थे ना? उपाय कहाँ पे? उपाय किस संदर्भ में हमने तय? हाँ बोलो। सांख्य में भी है ना कि 2 प्रकार के उपाय होते हैं, वैदिक और लौकिक से जो दुख का निवारण होता है, ऐसा कुछ। ठीक ठीक ओके, चलो वहां पे तो पढ़ाई था। उसके अतिरिक्त सर वाक्य होता है वैदिक और लौकिक, उसके बाद शब्द प्रमाण 2 प्रकार का होता है, वैदिक और लौकिक। हाँ ठीक, वहां भी पढ़ा। और कहीं पढ़ा है वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य? और लौकिक होता है वो आप पुरुष, बड़े बड़े महान लोगों का वाणी। तो कहाँ पे पढ़ा था? अर्थ संग्रह में कहीं पढ़ा है वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य? वैदिक वाक्य जो है वो पुरुष अभाव होता है, वो अर्थनिष्ठ होता है, ये जो है शब्दनिष्ठ होता है। कुछ याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा है? हाँ, वैदिक वाक्य तो वही होता है, वेद लक्षण में जो बोला अपरुष वाक्य वेद जो होता है। यहाँ पे आपने नहीं पढ़ा शाब्दिक भावना में? देखो यहाँ पे पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भाव। देखो देखो, याद आ रहा है? दिखा लौकिक वाक्य वैदिक वाक्य? जी सर। जी सर। हाँ रिवीजन नहीं चल रहा है क्या अर्थ संग्रह का? जो लौकिक वाक्य होता है वो पुरुषनिष्ठ होता है, वैदिक वाक्य जो होता है वो शब्दनिष्ठ होता है। इसमें किसी प्रकार के पुरुष नहीं होते, पुरुष का अभाव होता है वैदिक वाक्य में, जबकि लौकिक वाक्य में प्रयोजक पुरुष होता है, पुरुषनिष्ठ होने के। ठीक है, तो चीजों को ध्यान रखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे थे, देखो समाख्या यानी यौगिक शब्द जो है समाख्या कहलाता है। ये 2 प्रकार का, एक वैदिकी और एक लौकिकी। ठीक है, तो दोनों के एक एक एग्जाम्पल है कि वैदिक वाक्य का एग्जाम्पल क्या है, सॉरी वैदिक समाख्या का एग्जाम्पल क्या है और लौकिक समाख्या का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो होत्री चमस शब्द है, ठीक है, होत्री चमस, ये वैदिक वाक्य के अंतर्गत आएगा और लौकिकी के अंतर्गत जो है अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यम इति जो है ये लौकिक समाख्या है। यहाँ पे नीचे में हिंदी भी देख सकते हैं। ठीक है, अध्वर्यम ये जो है लौकिक समाख्या है। तो मेनली इसमें समाख्या का डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। समाख्या क्या है? यौगिक शब्द है
और आपने पढ़ा होगा लिंग का क्या डेफिनेशन पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ बच्चा बताओ। समर्थ्य लिंग। सर शब्द समर्थम लिंग। वेरी गुड। तो वहां पे जो शब्द था वहां पे रूढ़ शब्द था, ठीक है। यहाँ पे समाख्या शब्द जो है, समाख्या का यौगिक शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। और एग्जाम्पल होत्री चमस जो है, हाँ रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ यार, उम्मीद है कि हाँ है और ये नहीं दी, थैंक यू। हाँ देखो अच्छा, तो ध्यान रखना है कि होत्री चम्मच जो होता है, जो चम्मच का प्रयोग करता है, ठीक है, किसी भी अंग विशेष का जो है प्रयोग करने के लिए, अंग विशेष का प्रयोग करने के लिए, जैसे दही इत्यादि का जो है प्रयोग करना हो, तो वो वैदिक समाख्या के अंतर्गत आएगा होत्री चम्मच शब्द। और आध्वर्यु या आध्वर्यम शब्द जो है वो लौकिक समाख्या के अंतर्गत आएगा। उसमें आध्वर्यु क्या है, यज्ञ संबंधित चीजों का वो वर्णन करता है, अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से यज्ञ में अलग अलग क्रियाएं करते हैं जो अध्वर्यु गण है, ठीक है, तो वो लौकिक समाख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। होता का जो कार्य विशेष होगा, ठीक है, वो वैदिकी और जो अध्वर्यु इत्यादि है उनका जो है लौकिक समाख्या के अंतर्गत आएगा। ये यहाँ तक जो है आपका 6 प्रकार के जो प्रमाण है विनियोग विधि के, उससे संबंधित जितने भी विषय वस्तु थे यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है कुछ और भी चीजें आपको पढ़ना है विनियोग विधि से संबंधित। चलो किसको किसको याद हो गया विनियोग विधि का जो 6 प्रमाण है, वो भी क्रम के अनुसार, और साथ ही साथ डेफिनेशन। हाँ तो बताएंगे। पहला जो है श्रुति, उसका क्या लक्षण है बताओ बच्चा लोग, कौन बताएंगे? तत्र निरपेक्ष रावो श्रुति। श्रुति कितने प्रकार का होता है? काम नहीं, विनियोग विधि के अंतर्गत जो श्रुति है कितने प्रकार का? हाँ दीपिका बताओ, श्रुति कितने प्रकार का विनियोग विधि के अंतर्गत? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? विधात्री, अविधात्री, विनियोक्त्री। वेरी गुड। हाँ मोनिका, विनियोक्त्री नामक जो श्रुति है वो कितने प्रकार का होता है? अब मोनिका बताएगी, मैं लाइब्रेरी में हूँ। हाँ मोनिका 3 प्रकार का। कौन कौन सा नाम बताओ? विभक्ति रूपा, सामान्य, ऐसा कुछ। हाँ सामान्य था कि समान अधिरूप रूपा था, समान अभिधान रूपा। अगला और एक पद अधिकार, ऐसे एक पद रूपा या एक पद श्रुति, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो विनियोग विधि को अच्छे से पढ़ना, बहुत बड़ा है ये टॉपिक, ठीक है। उसमें जितने भी हैं प्रमाण, सबका लक्षण याद रखिएगा, और जहां भी इसके एग्जाम्पल दे रखा है उसे एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। और इन 6 प्रमाणों के बीच में कुछ अलग विषय वस्तु भी आया हुआ था, जैसे कि प्रकृति विकृति क्या होता है, संदर्भ क्या होता है, इसका लक्षण क्या है, वो भी ध्यान रखेंगे। प्रकरण कितने प्रकार का होता है वो भी ध्यान रखेंगे, और कौन किससे बलवान होता है ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी क्रम में जो है विनियोग विधि के अंतर्गत जो भी अंग है, ठीक है, कोई भी विनियोग विधि के अंतर्गत, विनियोग विधि का एग्जाम्पल क्या है बच्चा बताओ? विनियोग विधि का एग्जाम्पल क्या है? सर अंगो प्रधान संबंध बोधक विनियोग। हाँ तो एग्जाम्पल बताओ, डेफिनेशन बताया, बहुत अच्छे। ददना जुहोति। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। तो बच्चा लोग सबका डेफिनेशन भी ध्यान रखना है, विनियोग विधि का क्या एग्जाम्पल डेफिनेशन है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। और कैसे पहचानेंगे कि इस पद में जो विधि वाक्य दिया जा रहा है कि उसमें अंग क्या है, तो कैसे पता करेंगे? हाँ बोलो बच्चे। तृतीया विभक्ति से युक्त है। तृतीया विभक्ति, बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे हम लोग तर्क संग्रह तर्क भाषा में पहचानते थे ना कि तर्क हेतु का क्या नियम था, तृतीय व्यक्ति या पंचमी व्यक्ति से जो युक्त होगा वो क्या होगा, हेतु होगा। उसी प्रकार से किसी भी विधि वाक्य में हमें अंग का कैसे पता चलेगा, तो उस अंग में तृतीय व्यक्ति होगी, ठीक है बच्चा, पहचान लोगे। जैसे दधना ज्योति आपने बोला, तो दधना पद में कौन सी व्यक्ति लगा आपको? तृतीय व्यक्ति, ठीक है। तो विनियोग विधि में कोई भी अंग जो है, विनियोग विधि जैसे दधना ज्योति है,
ठीक है, ये अंग जो है जैसे दधना जो दही है, किस प्रकार से विनियोग विधि में प्रयोग होता है, वह अंग 2 प्रकार से होता है। एक तो सिद्ध रूप में होता है, ठीक है, एक क्रिया रूप में। आपको बस याद रखना है कि विनियोग विधि के जो भी अंग होते हैं वो 2 प्रकार के अंग होते हैं, एक तो सिद्ध रूप, एक क्रिया रूप। याद रहेगा कि विनियोग विधि में प्रयोग होने वाले जो भी अंग है, विनियोग विधि का डेफिनेशन क्या है बच्चा, बोलो। विनियोग विधि का क्या डेफिनेशन? अंग प्रधान संबंध हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो विनियोग विधि में जो अंग है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एक तो सिद्ध रूप में और दूसरा जो है क्रिया रूप में, ठीक है, ध्यान। हाँ, पहला एक है सिद्ध रूप में, दूसरा क्रिया रूप में। सिद्ध रूप में क्या क्या होता है, ठीक है, जाति, द्रव्य और संख्या, ये सब सिद्ध रूप के अंग है, ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है, आगे आपको डायग्राम भी मिल जाएगा। और जो क्रिया रूप में क्या क्या होता है, क्रिया रूप के 2 भेद होते हैं, गुण कर्म और प्रधान कर्म, ठीक है बच्चा। यहाँ पे भेद बताए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि विनियोग विधि में प्रयोग होने वाले जो अंग है वो 2 प्रकार का होता है, सिद्ध रूप और क्रिया रूप, ठीक है। सिद्ध रूप के अंतर्गत क्या क्या आता है, किसी वस्तु विशेष का, व्यक्ति विशेष का जाति। जाति क्या होता है बच्चा, कोई बताओगे? आपने पढ़ा भी है जाति वगैरह, साहित्य दर्पण में भी आपने पढ़ा होगा, काव्य प्रकाश में भी पढ़ा होगा, तर्क संग्रह में भी पढ़ा है, तर्क भाषा में भी पढ़ा है। हाँ बच्चा, कौन बताएंगे जाति क्या, किसको कहेंगे जाति? बोलो बच्चा, जाति क्या है? कि सिद्ध रूप कौन सा अंग होता है कि किसी वस्तु विशेष का जाति या कोई द्रव्य हो या कोई संख्या, वो सब सिद्ध रूप है। तो जाति का क्या तात्पर्य बच्चा? यहाँ जो जाति है, जाति से क्या तात्पर्य बच्चा, बोलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर, आ रही। तो जाति का मतलब जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति होती है, ठीक है, जैसे पृथ्वी में पृथ्वीत्व, जल में जलत्व, वो सब जाति है। जाति क्या, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, कितना भी खंडित करे उसमें दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। जल के एक एक बूंद में, एक एक मॉलिक्यूल्स में जल में जलत्व दिखाई देगा, तो एक बूंद के ले या पूरा समुद्र भर का जल ले, उसमें जलत्व नामक जाति रहता ही रहता, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिद्ध रूप के अंतर्गत क्या आएगा, जाति, द्रव्य और संख्या, ये सभी जो सिद्ध रूप में आएगा। जो क्रिया रूप है, जो क्रिया रूप किसके भेद है, विनियोग विधि के अंग, दूसरा अंग है, वो क्रिया रूप जो है 2 प्रकार का होता है, एक गुण कर्म और एक प्रधान कर्म। गुण कर्म का